हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है। पिछली क्लास में हमने सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट था। आज की क्लास में दो तीन नाम और है जो इतने ज्यादा यूज तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी 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 किसी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो बस इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ज्यादा डिटेल पता नहीं होना जरूरी है, सिर्फ प्रॉपर्टी पता होना से काम हो जाएगा आपका। इसलिए एकदम डिटेल में इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ इनके मतलब इसके डेफिनेशन क्या है, सिर्फ डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहला है जो नाम है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके बारे में क्या जानना है कि किस टाइप के मैट्रिक्स को ये बोलेंगे? ऐसे मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करने पे वापस वो खुद ही आ जाए, ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर करने पे ए आ जाए, वापस वो मैट्रिक्स ओरिजिनल वही वाला आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को ये बोलेंगे। अच्छा, इसके हायर आगे के हायर पावर करूंगा तो वापस ए आ जाएगा, क्योंकि अगर मान लो मैं ए क्यूब निकालू, ए क्यूब को क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की जगह वापस ए आ जाएगा, ए इंटू ए वापिस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर को वापस हम ए लिख देंगे। तो कोई भी हायर पावर अगर मैं निकालूंगा तो वो भी वापस ए के बराबर ही आएगी। तो ऐसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाले मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। तो बस नाम से ध्यान रखना है कि अगर ये मैट्रिक्स है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सेकेंड टाइप होता है आपका इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ऐसे मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। ऐसे मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी बोलते हैं। अब देखो याद करने का तरीका क्या, स्टार्टिंग में आई एन आ रहा है, आई एन मतलब आइडेंटिटी, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो इनवॉल्यूटरी मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अच्छा, अब वापस से वही हायर पावर वापस आई के बराबर ही आएगी क्या? हाँ, सारी हायर पावर भी वापस आई के बराबर ही आएगी, क्योंकि वापस आप ए क्यूब निकालोगे। निकाल के देखते हैं आई के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। ए क्यूब अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को वापस में क्या लिख सकता हूँ? आई इंटू ए, तो ये क्या आएगा? ए के बराबर। तो ए क्यूब तो ए के बराबर आ रहा है ना? ए की पावर 4 की मैं बात करूंगा तो वो आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ओ आई इंटू आई आई हो जाएगा। मतलब इवन पावर आपकी आई के बराबर आ रही है, ऑड पावर ए के बराबर आ रही है। अच्छा, ए स्क्वायर अगर आई है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी? प्लस माइनस वन, क्योंकि वापस अगर आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लोगे, इस केस में दोनों तरफ अगर डिटरमिनेंट ले लोगे तो यही आ जाएगा। एक सेकेंड, जैसे ए स्क्वायर अगर आई के बराबर है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? आइदर वन और माइनस वन। तो इनवॉल्यूटरी के बारे में इतना सब ध्यान रखना है। थर्ड टाइप है नील पोटेंट। अगर ये वर्ड यूज होता है कभी कभी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में, तो किस टाइप के मैट्रिक्स को नील पोटेंट बोलेंगे? ऐसे मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नील पोटेंट ऑफ ऑर्डर एम इफ, अगर ऑर्डर एम का नील पोटेंट है तो ए की पावर एम, आपका जो मैट्रिक्स है ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारी एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। ठीक है, तो नील नील मतलब जीरो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नील पोटेंट ऑफ ऑर्डर एम, ऐसा ऑर्डर देंगे आपको। अब ऑर्डर वो एम क्रॉस एम वाला वो ऑर्डर नहीं है, ये नील पोटेंट का ऑर्डर मतलब उसकी हायर पावर, उसकी ए की पावर एम, आपका आंसर जीरो आएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या एक है कि इसकी जो जस्ट पहले वाली पावर है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ए की पावर एम तक आपको क्या रखना है? जीरो रखना है। ठीक है, तो ए की पावर एम क्या आएगा? नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो वापिस से तीनों को ध्यान समझो। आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर अगर ए के बराबर आ जाए या फिर ए की कोई भी हायर पावर ए के बराबर आ जाए तो आइडेम्पोटेंट। इनवॉल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर आई के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, इनवॉल्यूटरी। और नील पोटेंट ऑफ ऑर्डर एम मतलब उस मैट्रिक्स की ए पावर एम, ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे नल मैट्रिक्स आ जाए। क्या ये बातें समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट एक और वर्ड यूज होता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। इसको भी एज अ नेमिंग इसको ध्यान रखना है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? किन मैट्रिक्स को सिंगुलर बोलेंगे?
सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। जीरो, यस सर। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो होती है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? और नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। और नॉन सिंगुलर मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका अगर मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी मेरी नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो, ठीक है, तो बाय यस। डेफिनेशन नेम से इसको इन चारों टाइप के मैट्रिक्स को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब डिटरमिनेंट मतलब क्या? अब तक अपन ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट इन द टर्म्स ऑफ द रो एंड कॉलम, और उसमें भी हमने ज्यादातर मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमको ज्यादा पढ़ना है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लूं, मान लो मैं 1 2 3 5 8 9 4 3 2, मान लो कोई भी रैंडम एक मैट्रिक्स ए ले लिया। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो डिटरमिनेंट मतलब इस पूरे की एक सिंगल वैल्यू देगा वो। और उसका रूल क्या 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 ओपन करने के लिए कि आपको क्या करना है, जैसे इसको अगर एलिमेंट के टर्म्स में समझाएं तो समझना अच्छे से। आई थिंक ओपन करना आपको आता भी होगा, मैं एलिमेंट के टर्म्स में बता रहा हूँ। कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, मान लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसका मुझे डिटरमिनेंट की निकालना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे समझना। अब देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट निकालो, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट इसको एक्सपांड करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। एक्सपांड कैसे करना है, तो अगर मान लो मैं रो 1 के अबाउट एक्सपांड कर रहा हूँ तो रो 1 के एलिमेंट ले लूंगा और रो 1 के एलिमेंट को उनके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और उनको ऐड कर देंगे। अब को फैक्टर मतलब क्या होता है, को फैक्टर रिलेट होते हैं माइनर्स के साथ। कि को फैक्टर C11 का को फैक्टर हो जाएगा M11 के बराबर, C12 का को फैक्टर होगा -M12 के बराबर, और C13 को लिख दूंगा मैं +M13। तो को फैक्टर और माइनर में रिलेशन क्या होता है, अगर कोई Cij है को फैक्टर, वो या तो Mij के बराबर होगा या उसके नेगेटिव टाइम्स होगा। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये जो I और J इसका सम अगर ऑड है, अगर सम I प्लस J का सम ऑड है तो ये माइनस टाइम्स होगा, I प्लस J का सम अगर इवन है तो दोनों बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे 1 1 तो 1 + 1 2, इवन है तो सेम। 1 + 2 3, ऑड है तो माइनस टाइम्स। 1 + 3 4, इवन है तो सेम प्लस टाइम्स। प्लस, तो अगर I प्लस J का सम अगर इवन है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, I प्लस J का सम अगर ऑड है तो नेगेटिव टाइम्स होंगे। तो अब ये माइनर क्या होता है, एलिमेंट्स तो दिख रहे हैं, एलिमेंट्स का मतलब क्या है, उसका माइनर क्या है, A11 का माइनर क्या है, तो उस वो रो और वो कॉलम अगर आप हाइड कर दो, उस रो और उस कॉलम को अगर अपन हाइड कर दो तो बच्चे हुए जो एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट जो होता है उसको बोलते हैं उसका माइनर। A22 बाई 2 3 3 2 3 3 33, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये इसका माइनर हो गया। सेम A12 को एलिमेंट को ऐसा कैसे लिख दिया, M12 वाला माइनर क्या हो जाएगा, A21 A23 A31 और A31 A33। तो 1 2 का निकालना, तो 1 2 वाली रो और कॉलम छिपा दो, तो जो चार एलिमेंट है उसका माइनर, तो 2 1 2 3 3 1 और 3 3, वेरी गुड, इसका डिटरमिनेंट। और लास्ट वाला भी अब इसी तरह से निकाल सकते हो, A13 और उसका माइनर, ए M13 मतलब इसको इसको छिपा लोगे तो ये चार एलिमेंट A21 A22 A22 A31 A31 A32। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, जैसे मान लो A B C D अगर 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, इसको ओपन करने का तरीका क्या है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और बीच में माइनस का साइन आता है, ये सबको पता है यस यस सर। ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन, तो ये सारी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। इसी तरह से इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के वर्ड ओपन करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, आंसर में कभी कोई अंतर नहीं आएगा। डिटरमिनेंट को ओपन करने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी।
एनीवन? नो सर। तो आपको डिटरमिनेंट ओपन करना आता है? यस सर। ठीक है, तो एक करके मुझे दिखा दो ताकि मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूं। चलो इसकी वैल्यू निकालो। सर 6। नहीं, 6 आ रहा है। नहीं सर, करते हैं। बताओ। सर -8। नहीं नहीं, चलो देखो, मान लो रो 1 के अबाउट एक्सपांड कर रहा हूं, तो 2 4। इंटू उसका माइनर -1। देखो साइन कन्वेंशन कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, प्लस माइनस प्लस, रो 1 का अगर देखना हो तो। बाकी इसी और रो को देखना हो तो ऐसे। तो देखो अब इनका क्या होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन रहता है, तो जगह -4 प्लस का 2, ये 2 प्लस का हो जाएगा 6 + 6। 8 - 4 दैट इज 4 आंसर आएगा, सही है। यस यस। सर, पूरा है। अच्छा, अगर आप मान लो रो 3 के अबाउट एक्सपांड करें तो भी आंसर सेम आता है, क्योंकि रो 3 में एलिमेंट 0 भी है। तो रो 3 का साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू उसका माइनर, 0 इंटू उसका माइनर और 1 इंटू उसका माइनर। यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस ऑफ -6, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 -0, तो जगह 8 - 4 दैट इज 4। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपांड करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा डिटरमिनेंट आपको पता होना चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। एक काम करना, ये माइनस ले लेना, थोड़ा और इसको रुको, आसान बनाते हैं, रुको। अब करो, इसको 2 ले लो।
Sir, minus 54. आपने किस रो के और एक्सपेंड किया इसको? सर कॉलम वन। किसके अबाउट? First row, sir. कॉलम देखो, रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन मेरे को जीरो किधर जीरो ज्यादा दिख रहे हैं? कॉलम 2 में। Yes. तो कॉलम 2 के अबाउट एक्सपांड करूंगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो कॉलम 2 का साइन एक्सपेंशन क्या हो गया? ये हो गया, है ना? तो कॉलम 2 के अबाउट एक्सपांड करेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी और आंसर सेम आएगा। तो माइनस ऑफ 27 इंटू उसका माइनर, बाकी तो अपने आप ही जीरो हो जाएंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी कोफिशिएंट जीरो है ना। Yes, sir. माइनस 27 इंटू माइनस का 12 माइनस माइनस का 10, तो माइनस 27 इंटू माइनस का 2, दैट इज 54। सही है? Yes, sir. तो जिस रो के अबाउट या जिस कॉलम के अबाउट आपको ज्यादा जीरो दिख रहे हो, हमेशा कोशिश करो उधर के अबाउट एक्सपांड करो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी और, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू a11 a12 a13, उनके एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना, इससे आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है ना? सही है? यस सर। तो यहाँ पे ये बताई गई एक प्रॉपर्टी कि अगर मान लो किसी भी रो के एलिमेंट, मान लो फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए, और कोफैक्टर मान लो मैंने कि कहीं और के ले लिए, थर्ड रो के लिए, सेकंड रो के ले लिए, तो थर्ड रो के कोफैक्टर क्या हो जाएंगे? A31 C32 C33। यस सर। तो अगर किसी रो 1 के एलिमेंट को रो 3 के कोफैक्टर के साथ अगर आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करता, आंसर हमेशा जीरो आता है। आंसर हमेशा क्या आता है? जीरो। आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ पे मान लो रो 2 ले लिया, रो 2 कोफैक्टर मान लो रो 1 के ले लिया, इनको आपस में ऐड करोगे तो वापस आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के बीच में रिलेशन और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोडक्ट में दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में उसका होल डिटरमिनेंट हो तो प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या? कि अगर पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोई मैट्रिक्स से A इंटू बी, उसका होल डिटरमिनेंट पूछा है, तो आप दोनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को अलग अलग निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब चाहे वो एक हो या दो हो या तीन हो, A इंटू बी इंटू सी हो, तो होल डिटरमिनेंट उसको भी हम क्या कर सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी, मतलब डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. अब मान लो A की इस तरह से बहुत सारी पावर आ जाए n टाइम्स, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n, तो भी आप अलग अलग कर सकते हो। डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ A n टाइम्स, इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ A की होल पावर n, मतलब ये पावर भी बाहर निकल सकती है। क्लियर है? क्योंकि देखो ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। इससे अच्छा एक ही बार डिटरमिनेंट निकालो, जो आंसर है उसको पावर एन कर दो। हाँ, है ना? यस सर। ये मेरे लिए ज्यादा आसान है। अच्छा, मैंने मल्टीप्लीकेशन में बताई, एडिशन में नहीं बताई, तो आप एडिशन में अलग अलग मत कर देना। तो ऐसा मत कर देना कि A प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन का डिटरमिनेंट पूछा तो आपने डिटरमिनेंट ऑफ A अलग निकाला, B अलग निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। ये सेम नहीं आता है। ठीक है? तो ये गलत प्रॉपर्टी। सिर्फ प्रोडक्ट के लिए बताया गया। किसके लिए बताया गया? प्रोडक्ट के लिए। क्या यहाँ तक समझ आया? यस सर। अच्छा, अब डिटरमिनेंट तो देखो एक वैल्यू होती है बेसिकली,
डिटरमिनेंट क्या होती है? एक वैल्यू होती है। तो जब हम और जिसको हम किसी रो या किसी कॉलम के अबाउट एक्सपांड करते हैं, ठीक है, जिसको हम किसी रो या किसी कॉलम के अबाउट एक्सपांड करते हैं, तो जब यहाँ पे किसी को स्केलर मल्टीप्लीकेशन अगर हो, कोई डिटरमिनेंट है मान लो, अब मैं आपको बोलता हूं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इस डिटरमिनेंट को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली क्या होगा, आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे किसी एक रो के अबाउट, तो 3 एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। अब उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी एक वो रो ही सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई होगी, सारे एलिमेंट 5 से थोड़ी मल्टीप्लाई होंगे, हाँ है ना? Yes. Yes. और जब हम किसी डिटरमिनेंट को किसी के के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड only by any single row or column. सिंगल रो और कॉलम, मतलब किसी कांस्टेंट के साथ मैं उस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ध्यान सोचो, मैट्रिसेस में क्या होता था, जब किसी के से मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते थे, हाँ है ना? Yes, sir. लेकिन डिटरमिनेंट केस में क्या होगा कि सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के ही एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे मान लो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना, तो मान लो रो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या किसी एक रो 2 के साथ, लेकिन किसी एक के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, कॉमन लेते टाइम भी अगर मुझे कॉमन भी लेना है, तो एक एक करके एक एक रो से ही कॉमन आएगा, ऐसा नहीं कि सबसे कॉमन आ जाएगा। तो अगर मान लो 3 कॉमन भी अगर निकालना, तो एक एक करके कॉमन आएगा। जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ है, तो अगर मुझे कॉमन निकालना, तो देखो यार, रो 1 से के कॉमन आएगा, रो 2 से के कॉमन आएगा, तो बाहर के स्क्वायर बन के आएगा, है ना? तो मान लो के Yes, सब में होता अगर, तो बाहर के क्यूब बन के बाहर आता। क्लियर है? और यहाँ पे क्या बचता? 1 3 5 4 1 -3 2 3 1। अगर कॉमन भी निकालना है डिटरमिनेंट के अंदर से, तो एक बार में एक ही रो से कॉमन आएगा। तो अगर सारी रो सारे कॉलम अगर के से मल्टीप्लाइड है, तो अगर कॉमन निकालना है, इसके बाहर निकालना है, तो के क्यूब बन के बाहर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes. yes, sir. अब इससे रिलेटेड बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई मैट्रिक्स मान लो ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, इस मैट्रिक्स को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो पहले ही के से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स को क्या करा, के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, सारी रो सारे कॉलम आपस में के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना? बोलो, Yes, sir. सारी रोज के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करने के बाद, अब इसका मैंने क्या लिया, डिटरमिनेंट ले लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या ले लिया, अपन ने डिटरमिनेंट ले लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिटरमिनेंट ले लिया। ऑर्डर n क्रॉस n है, ध्यान। तो अगर मुझे बताओ इस के को अगर बाहर निकालना है, इस कांस्टेंट के को क्या निकालना, मुझे अगर बाहर निकालना, ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n। अब इस के को अगर मुझे बाहर निकालना, तो के क्या बन के बाहर आएगा? के क्यूब से। हाँ, के की पावर n, है ना? जो भी उसका ऑर्डर होगा उतनी पावर बन के बाहर आएगा ये। Yes, sir. Yes, sir. इस के को अगर डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है, तो के की पावर n बन के बाहर आएगा। ध्यान रखना, पावर क्या होगी, n। n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इज द Order of matrix. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर मान लो 3 क्रॉस 3 है, तो के क्यूब बन के बाहर आएगा। 2 क्रॉस 2 है, तो के स्क्वायर बन के बाहर आएगा। 4 क्रॉस 4 है, तो के की पावर 4 बन के बाहर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n का है, n क्रॉस n का है, और उसके अपन ने के से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो के की पावर n बन के बाहर आएगा। ठीक है? तो 3 प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट वापस लिख रहा हूं मैं। कोई भी मैट्रिक्स की पावर n है अगर, एक मिनट, थोड़ा आज सर्दी जुकाम बहुत तेज हो गया, इसलिए थोड़ी आवाज आपको ऐसी लग रही होगी। कोई भी मैट्रिक्स की पावर n है, उसका होल डिटरमिनेंट है, तो आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n कर देना। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताई थी? सेकेंड, हाँ ये तो हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि k टाइम्स
ए का होल डिटरमिनेंट है, ऑर्डर एन क्रॉस एन है, ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन है, तो के कैसे बन के बाहर आएगा, के की पावर एन बन के बाहर आएगा, Yes. ध्यान रखना, के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए बन के बाहर आएगा, ये बात समझ में आई दोनों, Yes, sir. ठीक ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकते हो, और ये मैंने पहले ही बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है ऑड ऑर्डर का, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। Yes, sir. तो ये डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी थी कैसे, अब अपन देखो ज्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं करूंगा, डायरेक्ट एक अच्छा जेई लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनसीईआरटी और मॉड्यूल्स के सॉल्व एग्जांपल से प्रैक्टिस आज ही कर लेना, अपन जेई के डायरेक्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब ये क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, फिर मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। अब देखो, कोशिश करना चाहोगे, चलो 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, एक बार आप कोशिश करो फिर मैं सिखाता हूँ। चलो किसी का आंसर आया, एनीवन? Sir, C option. नहीं आ रहा है? Yes, sir. मेरा ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है सर।
कैसे किया? सर पहले ए स्क्वायर निकाल लिया इसका मैट्रिक्स का। अच्छा, फिर फिर सर ए स्क्वायर माइनस वो प्रॉपर्टी लगा के किया सर। अच्छा ठीक है, ठीक, सब लोग सीखो, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो a की पावर 2016 था, -2a की पावर 2015 और a की पावर 2014। अब इतनी हायर हायर पावर है, तो पहले तो मैंने देखा कि भाई इसमें 2014 कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा? a स्क्वायर -2a और माइनस का, जब ये पूरा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा i। 1 मत लिख देना मैट्रिक्स में, हम क्या लिखते हैं 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस पूरे का मुझे निकालना था डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन में क्या बोला था? इस पूरे का आपको निकालो डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट तो आपको पता है प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है ना? यस सर। Yes, sir. फैक्टराइज मैंने जानबूझ के करा था कि ये चीज मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ये हायर पावर निकालो, इससे अच्छा अभी पावर n भी आगे चल जाती है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 2014 ऊपर चली जाएगी इन द डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर -2a - i। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो डिटरमिनेंट अलग अलग नहीं होता है। अब मुझे इन दोनों वैल्यू को निकाल के क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो देखो प्रॉपर्टी किस तरह से इस्तेमाल करनी है ये इस क्वेश्चन में बताएगा। ये तो आप निकाल लोगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा? -1। -1। तो ये तो चलो -1 आ गया, तो ये जाएगा -1 की पावर 2014। अब बची हुई चीज निकाल लेते हैं। तो बची हुई चीज में क्या था? a स्क्वायर -2a - i का डिटरमिनेंट। तो पहले a स्क्वायर निकालो। तो a को a से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? 16 -3 है ना, Yes, sir. तो 13। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 -1 3, Mine. और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 + 3 कितना होगा? Minus -3। 1. सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -3। -2। एक बार देखना, यही आ रहा था क्या? यस सर, यही है। Yes, sir. वेरी गुड, थैंक यू। तो a स्क्वायर मेरा आ चुका है 13, a स्क्वायर हो गया। फिर क्या चाहिए मुझे? 2a। 2a कैसे निकलेगा? 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स में तो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो तो पता ही है मुझे। अब मुझे क्या निकालना था? a स्क्वायर -2a 13 3 -i। अब ये कितना है? ये कर लोगे ना आप लोग? 13 + 3 -1 20। 20। इसके बाद ये कितना आएगा? 3 + 2 -0 5 -9 -6 -15. -15 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5। ये आ रहा है क्या? यस सर। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना प्लीज। अब इसकी डिटरमिनेंट निकालना है। एक बार देखना ना, ये आएगा क्या? तो कितना आ जाएगा? Yes, sir. -25. माइनस
फाइनल आंसर कितना आएगा -20। ठीक है, हाँ इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ प्रार्थना, कोई डाउट है आपको? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत ऐसा लग रहा था हायर पावर वाला, लेकिन उसका डिटरमिनेंट निकालना था, तो हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको यूज किया। क्या सबको समझ में आ गया? सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालना था, इस वैल्यू को क्या निकालना था? डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालना था। सबसे पहले तो मैंने a की पावर 2014 कॉमन ले लिया, तो 2014 कॉमन लेंगे, यहाँ a स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? यस सर। ये कॉमन लेने के बाद ये दो फैक्टर बन गए। अब प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है, यस सर। दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद पावर n की पावर बाहर आ जाती है, अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि पावर n बाहर निकाल सकते हो। यस यस सर। तो पावर n को बाहर निकाल लिया, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू पावर n। अब डिटरमिनेंट ऑफ a कितना था वो हमने निकाला, तो -1 आता, तो हो जाएगा -1। अब और किसका डिटरमिनेंट निकालना था? a स्क्वायर माइनस 2a माइनस i का डिटरमिनेंट निकालना था। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाला, 2a निकाला और i निकाला, इनको आपस में सब्सट्रैक्ट किया तो ये आ गया, और इसका फिर डिटरमिनेंट निकाला। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? -25, तो वो -25 यहाँ रख दी। क्या समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि जेई के क्वेश्चंस में आपको काम आएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ मेरे पास जियो एयरटेल, कौन सा ज्यादा अच्छा? दोनों चले गए यहाँ पे, यहाँ सब तो आपको, हेलो, यस सर। हाँ अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ एक्चुअली बीच में वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं बोल रहा था अभी मैं वापस कनेक्ट करूंगा वाईफाई से, फिर और क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इनको बहुत अच्छे से समझना है आपको। तो हेडिंग डालो अपनी अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज इफ द रोज और द कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब रोज और सारी कॉलम्स को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो,
दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। ये समझ में आ रहा है आपको? हेलो, Yes, sir. है ना? बच्चों प्लीज जवाब देते रहना, है ना? थोड़ा सा हेल्थ का इशू है। डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपका हमेशा क्या आएगा? सेम। मतलब सारी रोज और सारे कॉलम्स को आप, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी इसका यूज करवाऊंगा अभी मैं। कैसे क्वेश्चंस जेई पे आते हैं इसका, जैसे अभी अपन ने देखा कैसे प्रॉपर्टी बेस्ड हमने ये क्वेश्चन किया है, उसी तरह से भी और क्वेश्चन हम करेंगे। पहली प्रॉपर्टी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, दोनों से आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। और जिसको भी अगर नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी छोटा डाउट हो मन में पूछ लेना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई कि अगर किसी दो रो को या दो कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर आप, एक मिनट रिकनेक्ट, हाँ अब शायद वॉइस क्लियर आएगी। अभी आपको क्लियर आ रही है क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में ये बताया गया कि अगर कोई मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज ले ले मान लो, अब इसका डिटरमिनेंट निकालूं या ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालो, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? Same, I guess. आएगा सर। सेम, इक्वल आएगा, ये ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या बोला गया कि मान लो कोई मैट्रिक्स था ए, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लो आ रही थी, मान लो कुछ 5 आई, मान लो 5 आ रही है। मैंने क्या करा, उस मैट्रिक्स में सिंपली क्या कर दिया, सिर्फ दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया। रो 1 और रो 2 को आपस में क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद अब जब मैं इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो अब आंसर मेरा क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वैल्यू साइन के साथ चेंज रहेगी। वापिस से मान लो इसके बाद फिर चेंज करोगे तो माइनस का वापस प्लस बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या? प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम of a determinant are interchanged, the sign of the determinant changes. The sign of the determinant changes. क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आई? यस सर। थर्ड भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि if any two rows or any two columns of a determinant are identical or corresponding elements are proportional, then the value of the determinant is 0. इसका मतलब 2 1 3 5 4 2 2 1 3। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? बोलो, रो 1 और रो 3 क्या सेम है? यस सर। Yes, sir. रो 1 या रो 3 आपस में क्या सेम है? तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 0, बिना कैलकुलेट करे। आपको कोई भी दो डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो अगर सेम दिख रही है, कोई डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो अगर आपस में सेम दिख रही है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, सेम हो या प्रोपोर्शनल भी अगर हुई, प्रोपोर्शनल भी अगर हुई, जैसे मान लो रो 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा? 6 3 9। अब क्लियरली रो 1 और रो 3 का एलिमेंट्स के रेशियो देखो सेम है। यस सर। 1/3 1/3 1/3। तो अगर प्रोपोर्शनल भी है तो भी आंसर क्या आएगा? 0. 0। तो भी आंसर क्या आएगा? 0। तो कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल है या कोई भी दो रो अगर प्रोपोर्शनल भी है तो भी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। If any two rows or any two column of a determinant are identical or the corresponding elements are proportional, then the value of the determinant is 0. Property number 3. सर को लास्ट वाला समझाना जो भी आपने समझाया। हाँ, कि कोई भी दो रो के एलिमेंट्स के रेशियो अगर सेम है, जैसे यहाँ पे देखो इसका रेशियो 1/3, इसका रेशियो 1/3 और इसका भी रेशियो क्या है? 1/3 है, तो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ओके सर। है ना? तो या तो एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाए, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल है तो आंसर तो 0 आना ही है, या फिर कोई भी दो रो या
कोई भी दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो भी अगर सेम हो, जैसे यहाँ पे रेशियो 1:3 1:3 1:3, तो भी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो भी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। तो 3 प्रॉपर्टी। हाँ, किसी को और कोई भी डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। नो सर। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी कि किसी कांस्टेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कांस्टेंट सबसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। ये तो बताया था ऑलरेडी मैंने अभी डिटरमिनेंट में, यस सर। है ना। सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होते, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। ठीक है, सारे एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर कभी कभी क्या होता है कि मान लो किसी भी एक रो या कोई एक कॉलम में सम के टर्म्स में अगर चीजें गिवन हो, दो एलिमेंट का सम और डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ। मतलब ये A1 B1 C1 एक जगह आ जाएंगे और XYZ अलग आ जाएंगे, ये दोनों सेम रहेंगे। देखो ये दोनों क्या रहेंगे? सेम। तो इसको ब्रेक, अच्छा जनरली ये प्रॉपर्टी ना इस उल्टे में भी बहुत बार काम आती है। अगर इसे एडिशन में तो एडिशन करके इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, देखो वापिस समझो। मान लो यहाँ पे कोई भी दो रो आइडेंटिकल है और रो 1 जो है वो है x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, और इसका डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट को मैं ब्रेक कर सकता हूँ रो 1 के अबाउट। ठीक है, उसमें मेरे को रो 2 और रो 3 सेम रखना है, और रो 1 में क्या आ जाएगा? x y z, और इधर क्या आ जाएगा? a b c। ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो। और ऐसे एडिशन वाले में भी इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर ये दोनों सेम है तो इसकी रो 1 क्या हो जाएगी? x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। क्या बातें समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी नंबर 5। यस सर। ठीक, एक बार मैं सारी प्रॉपर्टी वापस रिकॉल करा रहा हूँ, देखो ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए लो या डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज लो, आंसर क्या आता है? सेम। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करने पे या फिर किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे वैल्यू डिटरमिनेंट की कैसे चेंज होती है? साइन से। साइन चेंज हो जाता है। आफ्टर चेंजिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? बताओ ना, भूल गया मैं। थर्ड दो प्रॉपर्टी रोज को और दो कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करेंगे सर, हाँ वो तो अपन ने आंसर देख 0 लिया। हो जाएगा। हाँ वो अपन ने देख लिया। मैंने बताया कि थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था कि कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, यस सर। रेशो भी अगर वो भी 0 आएगा सर। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। या तो कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या फिर कोई भी दो रो कॉलम का रेशियो क्या आ जाए? सेम आ जाए। बोलो, है ना? यस सर। जैसे यहाँ पे 2 1 3 7 8 10 4 2 6। अब देखो इनका रेशियो 1:2 1:2 1:2 है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे? 0। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 4 क्या पड़ी थी? बताना, याद दिलाना। सर अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को k से मल्टीप्लाई करें तो फिर एक रो होगा। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड। और प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होगी? सर अगर कोई एडिशन में जो होगा तो हम उसे खोल के मतलब उसके दो बना के ब्रेक कर सकते हैं। यस हाँ किसी भी को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऊपर ब्रेक कर सकता हूँ, हाँ है ना? यस चाहे कभी कभी जैसे मान लो तीन इस तरह से एडिशन में और ये दोनों सेम है, इनको सेम रखते हुए 3 बार ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इसका जनरल यूज हम कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। देखो एक सेकंड, इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो आपको बहुत काम आएगी, ध्यान रखना है ना। उल्टा यूज करते जनरली। एक मिनट है, सॉरी। एक मिनट, जैसे मैं बता रहा था इसको ना उल्टा भी बहुत बार यूज करते हैं। जैसे ये है, मान लो इन सबका एडिशन करना है। देखो ध्यान से क्या ऑब्जर्वेशन है। सर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। हाँ, रो 2 और रो 3 पूरी आइडेंटिकल है क्या? यस सर। अगर इन सबको मुझे ऐड करना है तो क्या मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को आपस में ऐड करके इस पूरे को सिंगल ऐसे लिख दूं?
रो 2 और रो 3 तो सेम रहेंगे, और रो 1 मेरी क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, मतलब 1 + 2 + 3, यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 + 3 अप टिल n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1² + 2² + 3² अप टिल n², और ये 1³ + 2³ + 3³ अप टिल n³। कैसे लिखा है मैंने, इस तरह से ऐड हो जाएगी, यस सर। है ना। अभी जो प्रॉपर्टी पता है बेसिकली क्या है, समेशन n और समेशन n³, हाँ है ना, यही तो है। यस सर। क्योंकि अगर ये दोनों सेम है तो ये यहाँ पे ब्रेक करके लिखा हुआ, तो हमने इसको आपस में ऐड कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? यस तो इसी तरह से रूल भी क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे 2 रो कांस्टेंट है, यहाँ फंक्शन ऑफ r है, और यहाँ पे समेशन लगा, तो समेशन आप इस रो में किसी एक रो में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, समेशन दिस दे, और ये दोनों सेम रहेंगे। क्लियर है? समेशन किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में चला जाएगा, तो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? हाँ जी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 6, कि अगर मैं ये वाला रो ऑपरेशन लगाता हूं, ri चेंजेस टू ri प्लस k टाइम्स rj, k इज सम रियल नंबर, ये वाला रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट चेंज। ये वाला रो या ये वाला कॉलम ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे r1 चेंजेस टू r1, यहाँ पे दोनों सेम रखना है, कोएफिशिएंट दोनों का 1 होना चाहिए, प्लस 2r2, r2 चेंजेस टू r2 माइनस 5r3, ऐसे ऐसे रो ऑपरेशन आपने लगाए होंगे, एनसीईआरटी में देखें। यस सर, पर बोर्ड में सिलेबस में नहीं है सर। नहीं है ना, हाँ, बस वो प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि ये वाला रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जनरली फायदा कब होता है कि कभी कभी वैल्यू को मुझे थोड़ा सा रिड्यूस करना हो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनानी है, तो मैं ये वाला रो या ये वाला कॉलम ऑपरेशन सेम कॉलम में भी लगा सकते हो, दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे मान लो ये कोई डेल्टा, इसमें अगर मैं r1 चेंजेस टू r1 प्लस k r3 कर दूं, है ना, तो ये आ जाएगा रो ऑपरेशन। ये लगाने के बाद भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले और अभी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह का रो ऑपरेशन, तो आ रहा है यहाँ पे भी, अगर आई है तो यहाँ पे भी आई है, और यहाँ पे जे है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है और ये बस यहाँ पे ये जे है, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे, इस तरह के रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद रख लोगे क्या आप? यस यस सर। देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब जैसे यहाँ पे मुझे इसको कैलकुलेट करना, तो मैं पे एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर आप क्या करो, R2 को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, R2 चेंजेस टू R2। अब देखो ये जो है ये रो 1 के 5 के मल्टीपल के आसपास है, तो R2 माइनस 5R1 है, ठीक है। अगर ये ऑपरेशन लगा दूं तो देखो ध्यान से, उस ऑपरेशन को लगाने के बाद मैं रो 2 को चेंज कर रहा हूं, तो रो 2 को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो रो 2 चेंज होगी, बाकी रो सेम रहेगी, ठीक है। तो रो 2 क्या चेंज होगा, R2 माइनस 5R1, रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो देखो क्या बन जाएगा, ये 11 माइनस 5 टाइम्स R1, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इससे 11 माइनस 10 1, 27 माइनस 25 2, 19 माइनस 20 माइनस 1। अब इसको ओपन करना मेरे लिए ज्यादा आसान है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। आ रही बस समझ में? यस सर। यस सर। कोई भी रो चूज कर सकते हैं सर। हाँ, कोई भी रोको, बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे अगर R2 लिखा तो यहाँ पे भी R2 लिखना। अब इसके साथ आप R1 या R3 कोई भी एक रो चूज कर सकते हैं, यहाँ पे K कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान रखना, यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, और क्वेश्चन 1 क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इन प्रॉपर्टी से को यूज करते हुए सब कुछ रिजल्ट प्रूव किया गया था। मेरा सजेशन आपसे है, अगर आप ये याद रख सको, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो इनको याद रखें।
कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह से दिया हो, तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन के बाद इसके 3 फैक्टर आते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस। इसको लिख लो एक बार अपनी कॉपी में, एक बार नोट डाउन कर लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ लिख लिया सबने? Yes. ठीक है। यस सर। अब एक क्वेश्चन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो। उसके लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है, मैंने पढ़ाया था। Yes, sir. उसी पे बेस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं करवा रहा हूँ, 2021 में आया था। देखो ध्यान से, ये मान लो कोई इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर केस में उस इंटीजर को अपन बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है? याद आ रहा है? Yes, sir. अब बोला कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 192 है, ठीक है। तो x कहां से कहां तक लाई करना चाहिए ये पूछ गया। तो पहले तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, इसके डिटरमिनेंट को मैं कैसे लिखूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छा, क्या इंटीजर को मैं बाहर निकाल लूं? Yes, sir. Yes. यहाँ पे ये हो जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको बस ये ऑब्जर्व करना क्या वेराइटी यही पूछ रहा है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो फंक्शन में हमने सीखा था, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है उस पे बेस्ड जेई ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा। अच्छा, हम आपकी बैच लेट स्टार्ट हुई, समय कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट थोड़े बेसिक क्वेश्चन कम लेते हुए कुछ डायरेक्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा। बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी से करनी है। अभी आ चुका है। अब इसका डिटरमिनेंट मुझे निकालना है, तो मुझे थोड़े से पहले रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। रो ऑपरेशन में क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, रो 2 को मैं चेंज कर रहा हूँ एक तो, और रो 3 को चेंज करूंगा। तो ऑपरेशन क्या लग सकता है? R2 चेंजेस टू R2। अब किसी भी एक रो को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो रो 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो या रो 2 को रो 3 को कर दो। अब यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट देखो 1 है, तो मैं मान लो रो 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और सिमिलरली R3 में भी रो 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? ध्यान रखना, जब भी आप कोई ऑपरेशन लगा रहा हूँ सारे को एक साथ मत चेंज कर दें, कम से कम एक रो तो अनचेंज रहनी ही चाहिए। तो मैंने रो 1 को चेंज नहीं किया, रो 2 और रो 3 को क्या ऑपरेशन लगा दिया? R2 माइनस R1 और इस ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभी भी 192 है, तो बाद में भी 192 ही रहेगी। क्या बात समझ में आई? यस Yes. सर ये ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? हाँ, तो ये ऑपरेशन लगा के दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो रो 1 तो सेम रहेगी, रो 1 में तो कोई चेंज नहीं करा मैंने। है ना? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करेंगे तो बताओ क्या होगा? R2 में से R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करो, बताओ क्या आएगा? 1 है। हाँ 1, वेरी गुड। दिस नहीं, दिस माइनस दिस, तो -1 हो जाएगा, Yes, minus. है ना?
तो दिस माइनस दिस, अब कितना आएगा? दिस माइनस दिस, 1 यहाँ पे सर 1 आ जाएगा, 1 और ये दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। Yes. थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे आसान दिख जाएगी। अब R3 में से R1 सब्सट्रैक्ट, मतलब R3 माइनस R1 करोगे तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा? 1 माइनस जी नहीं, माइनस दिस 1 माइनस दिस, माइनस का माइनस 1 दिस माइनस दिस 0 सर 0, दिस माइनस दिस 1 सर। अब आप देखो कितनी कैलकुलेशन, ये दो रो ऑपरेशन लगाने से वैल्यू अभी भी सेम रहना है, लेकिन ऑपरेशन लगाने से कैलकुलेशन मेरी आसान। अब मैं चाहूं तो रो 1 के अबाउट इसको एक्सपांड कर सकता हूँ, हाँ है ना? या फिर अभी भी अगर आप चाहो तो इसको वो ब्रेक कर सकते हो रो 1 के अबाउट, और फिर डेल्टा एक्स कॉमन भी निकाल सकते हो, जो आपकी इच्छा, और चाहो तो एक्सपांड अभी भी कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर अब मान लो मैं इसको वापस लिख रहा हूँ, मेरे पास क्या आ गया था? 192 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, है ना? और बची भी क्या है? -1 1 -1 1 0 -1 0 1। अब इसको मैं ओपन करो, इसको ओपन करके आप सॉल्व कर सकते हो, हाँ है ना? यस इसको ओपन करोगे तो सिंपली मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 62 आ रहा है। आपको मैंने ये भी सिखाया था पहले, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 62 है तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा? 62 आंसर कब आएगा? जब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करे। 62 से 63 वेरी गुड, याद आ रहा है? 62 से 62.3 62.1 62.9 सबके आंसर में 62 आएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है तो दो मिक्स फॉर्मेट में आया था और हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। क्या बात समझ में? यस सर ये बात समझ में आ रही है? Yes. यस सर ओके चलो ठीक, आज इतना ही रखते हैं। आप प्लीज मॉड्यूल थोड़ी बहुत सॉल्व कर लेना और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? Okay, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye. Bye, sir.